दोस्तों, एक लड़के की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाती है कि जो उसकी जिंदगी को नर्क बना देती है। शादी के 2 ही सालों के अंदर उसने अपने पति को गुंडों से पिटवा सास ससुर के साथ बदतमीजी की और उल्टा दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करके वह मायके में रहने लगती है। ऊपर से अपने प्रेमियों के साथ घूमती फिरती ऐश करती है महिला सुरक्षा के लिए। जितने भी कानून बनाए गए थे उनका वो नाजायज फायदा उठाकर अपने ससुराल वालों का नाहराम कर देती है। दोस्तों, फिलहाल केस की सुनवाई चल रही थी। पूरे 6 सालों के बाद इस केस का अंतिम फैसला आना था, जो कि एक महिला जज को सुनाना था। जो महिला मजिस्ट्रेट होती है 30-32 साल की तेज तरार युवा महिला होती है, जो कि कड़े फैसले और तुरंत फैसले देने के लिए जानी जाती थी। जब उनके सामने केस आता है तो पूरी कहानी को समझकर वह धीरे धीरे उस महिला के पति के तरफ अपनी हमदर्दी दिखाने लगती हैं और धीरे धीरे मामला कुछ आगे ही बढ़ जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक कोर्ट में 2 लोग अपने अपने वकीलों के साथ खड़े थे, एक पति और एक पत्नी। पति का नाम घनश्याम होता है, पत्नी का नाम पूजा होता है। अब दोस्तों, उन लोगों का केस क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा था और एक सेशन मजिस्ट्रेट होती है उनके सामने। जब वो फाइल जाती है तो फाइल को पढ़ती है और उसके बाद पूरी तरीके से समझ के थोड़ा मुस्कुराती है, उन लोगों को देखती है और उसके बाद पहले वह उस लड़के से पूछती है जिसका नाम घनश्याम होता है, जो कि एक इंटर कॉलेज में टीचर होता है। दोस्तों, उससे पूछती है कि हाँ तो मास्टर साहब, आप बताइए कि आप इंसान हैं या क्या है। तो घनश्याम कहता है कि मैडम, मैं तो इंसान ही हूं। तो उन्होंने कहा, आपकी पत्नी ने जो एप्लीकेशन में लिखवाया है उसके मुताबिक आप इनको मारते हैं, पीटते हैं और शादी में बहुत सा दहेज लेने के बावजूद आप इनसे दोबारा दहेज मांगते हैं और इतनी सुंदर है उसके बावजूद आप प्रा औरतों से अपना रिश्ता रखते हैं। इसके अलावा इनके जो रिश्तेदार आते हैं उनकी इज्जत नहीं करते हैं, इन पर आप अत्याचार करते हैं, जुल्म ढाते हैं। तो यह इंसानियत है क्या है यह? अब इस पर जो है घनश्याम होता है वह बोलता है कि मैडम, ये सारी चीजें जो है वो झूठी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर वो कहती है, पूजा से पूछती है कि पूजा, आप बताइए कि आपने जो सारा कुछ लिखवा रखा है वह सही है या गलत है। उससे पहले वो कुछ बोलती जो पूजा के वकील थे वह बोलने लगते हैं। वह कहते हैं, मैडम, ये जो आदमी है नंबर 1 का झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है और इसने शादी के पहली ही रात से मेरे मुवक्किल के ऊपर जुल्मों सितम ढाले शुरू कर दिए। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब दोस्तों, तभी जो मैडम थी उन्होंने उसको रोकते हुए, वकील को रोकते हुए बोली कि वकील साहब, आप चुप रहिए, पहले जिनके साथ साथ ये सब हुआ है उनको भी कुछ बोलने दीजिए। पूजा से पूछती है, पूजा, आप बताइए कि आपके साथ जो भी कुछ आपने लिखवाया है वो सही या गलत है। तो कहती है, मैडम, सारी चीजें सही है। उन्होंने कहा, ठीक है, आपको एक बार इन्होंने मारा पीटा और इतना पीटा कि आपका हाथ टूट गया था। तो आपका कौन सा हाथ टूटा था? तो उसने बोला, मेरा दाहिना हाथ टूटा था। फिर मैडम ने कहा, कौन सा होता है दाहिना हाथ? आपका दाहिना हाथ कौन सा है? तो उसने बोला, ये हाथ। उन्होंने बोला कि आप जिस हाथ को बता रही है ये तो आपका बायां हाथ है। तो उसने कहा, नहीं मैडम, ये हाथ। अब दोस्तों, वो कहती है कि जब आपका हाथ टूट गया और आप जो है जिंदगी भर उस इंसान को याद रहता है कि मेरा ये हाथ टूटता है, 1 सेकंड भी उससे नहीं लगता है ये बताने में, और आप इतने देर बाद बता रही हैं। खैर छोड़िए, आपको याद नहीं, लेकिन जब आपका हाथ टूटा तो आप कहाँ गई? तो उसने बोला कि मैं वहीं पर बैठ गई। तो मैडम ने कहा, अरे किसी तो हॉस्पिटल गई होंगी। तो उसने कहा कि हाँ मैं गई थी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल का नाम याद नहीं है। उन्होंने कहा, तुम पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो और तुम्हें उस हॉस्पिटल में कई बार आना जाना पड़ा होगा, तो आपको याद नहीं है कि कौन से हॉस्पिटल गई थी? चलो कोई बात नहीं, आप किस साधन से गई थी ये तो याद होगा। उसने बोला कि यह भी याद नहीं है। फिर उन्होंने बोला, किसके साथ गई थी, कौन से समय पर गई थी? उसने बोला, कुछ भी याद नहीं है। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने घनश्याम से पूछा कि घनश्याम, आप बताओ कि आपने भी लिखवा
रखा है कि इनके परिवार वालों ने आपके साथ मारपीट की, आपका पैर तोड़ दिया, आपको भी कुछ याद है या आप भी सब भूल गए? घनश्याम ने बोला, मैडम सब याद है। 9:30 बज रहे थे, मैं स्कूल जा रहा था और वहीं पर इनके पिताजी, इनके भाई 3 लोगों के साथ आते हैं। रास्ते में मुझे घेर लिए और बातचीत करते हुए बाइक से खींचकर गिरा दिए। उसके बाद मारपीट करने लगे। 2-3 लोग मेरे पैर पर चढ़ गए, मेरा दायां पैर टूट गया, मेरे सर में चोट आई, पीठ में चोट आई, पैरों पर चोट आए। और उसके बाद जब कुछ लोग मुझे बचाने के लिए दौड़े तो ये लोग वहां से भाग गए। और उसके बाद मेरी बहन आती है, मेरे बहन के जो पति है वो आते हैं। ये दोनों मुझे आधे घंटे बाद हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डॉक्टर गुप्ता के यहाँ। वहां पर मेरा इलाज होता है और 15 दिन तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। मेरी माँ ने एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह मेरी देखभाल की, मेरा सब कुछ किया। तो मुझे सब याद है, कहते हुए रोने लगता है। तभी जो पूजा थी उसने बोली कि ऐसे ही करोगे तो ऐसे ही पाओगे, और शुक्र है इससे उस दिन तो बच गए, इससे भी बुरा हाल तुम्हारा होगा अब। दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद जो पूजा के वकील थे वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं चुप रहो, क्या बोल रही हो? तो जो जज थी वो कहती है कि वकील साहब आप उन्हें बोलने दीजिए, अगर आप लोग बीच में ना आए तो किसी भी केस का निपटारा बहुत ही आसानी से हो सकता है, इतना भी वक्त नहीं लगता है। सच और झूठ को पहचानने में फिलहाल वह चुप हो जाती है। उसके बाद वह पूछती है कि तुम लोगों के बीच में झगड़े की असल वजह क्या है, ये बताए? वह पूजा से पूछती हैं तो पूजा कहती है कि यह मास्टर है, इनकी सैलरी 89,000 है, यह मुझे उसमें से पैसा नहीं देते हैं, और उसके बाद मेरे जो रिश्तेदार आते हैं उन पर यह शक करते हैं, इनके जो रिश्तेदार आते हैं उन पर यह खर्चा करते हैं, और उसके बाद यह मुझे मारते हैं, पीटते हैं। यह मुझसे शादी कर लिए हैं तो सोचते मैं इनकी गुलाम बनक रहूं, जबकि मेरी भी अपनी जिंदगी है। मैं 6 महीने मायके में रहूंगी, 6 महीने ससुराल में रहूंगी, मेरी मर्जी। उसके बाद वह घनश्याम से पूछती है कि घनश्याम तुम बताओ, आप बताओ कि क्या असल वजह है झगड़े की, क्यों इनके रिश्तेदारों की तुम इज्जत नहीं करते हो? तो घनश्याम बोलता है कि कौन से रिश्तेदार मैडम, इसके जो भी रिश्तेदार आते हैं सारे लड़के ही होते हैं। किसी को कहती है मामा का लड़का है, किसी को कहती है मौसी का लड़का है, किसी को कहती है बुआ का लड़का है, किसी को कहती है बगल वाले भैया हैं, किसी को कहती है इनका मोबाइल का काम है। तो इस तरीके से 5-7 लोग इसके रिश्तेदार बनक आते हैं। उसके बाद भी इनके साथ वह चली जाती है, कहती मैं भाई के साथ जा रही हूँ घूमने। उसके बाद शाम को आती है और उन्हीं लोगों से बात करती है। क्या मैं इतना भी नहीं समझता हूँ कि वो लोग कौन है आखिर? उसके बाद फिर यह जो है, मैं कुछ कहता हूँ तो मुझसे लड़ाई करती है, उन्हीं लोगों से धमकी दिलवा है, और उसके बाद ये कहती है कि तुम्हें, तुम्हारे परिवार को मैं गायब करवा दूंगी। मैडम मैं बहुत पीड़ित हूँ, और जब से मुझे मार पीट कर गई है पिछले 6 सालों से मैं कोर्ट का चक्कर लगा रहा हूँ, लगाते लगाते थक गया हूँ। मैं अपनी नौकरी देखूं या अपने माता पिता देखूं, या फिर मैं जो है कोर्ट के चक्कर काटता रहूं। मेरी सैलरी से तो ये 0-0 गुजारा भत्ता के रूप में ले लेती है, और उससे अपना यह उड़ाती है, ऐश करती है, घूमती है, फिरती है। इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे जो है इससे छुटकारा दिलवाइन दिलवाइन सब कहते हुए जो घनश्याम है वह लगभग रोने लगता है। वो कहता है कि इसकी धमकियों से मैं तंग आ गया हूँ, यह मुझे कई लोगों से धमकी दिलवा है और मैं डर गया हूँ। मेरी माँ डर गई है, मेरे पिताजी डर गए हैं, हम लोग चैन से सो नहीं पाते हैं। तभी जो पूजा थी वो कहती है कि तुम्हें जिंदगी में मैं चैन से नहीं सोने दूंगी, और यह मेरे सैलरी के आधे पैसे मांगती है। तभी दोस्तों पूजा कहती है कि आधा नहीं, तुम्हें पूरा देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अब दोस्तों फिर जो घनश्याम है बोलता है, देखिए मैडम आप लोगों के सामने मुझे धमकी दे रही है, बताइए मैं कैसे अपना गुजारा करूं? अरे मैं तो इतना तंग आ गया हूं कि मेरे माँ बाप नहीं होते तो मैं पता नहीं क्या कर लेता, लेकिन यही सोचता हूं कि मेरे बाद उनको कौन देखेगा। फिर पूजा कहती है कि अपने माँ बाप को भी ले जाना अपने साथ। दोस्तों तभी जो उसके वकील थे उसे चुप कराते हैं, तो जो मैडम थी वो बोलती है, वकील साहब आपकी तो मुवक्किल आप जो कह रहे थे बड़ी मासूम है, बड़ी नासमझ है, और सबके सामने धमकी दे रही
है इस पर क्या कहेंगे आप। अब दोस्तों चुप हो जाते हैं। फिर मैडम कहती है ठीक है, तुम अपने पति के साथ जाओगी या नहीं जाओगी, उनके साथ रहोगी कि नहीं रहोगी। तो वह कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जो है मेरे सारे पैसे चाहिए जो कि शादी में खर्च किए थे मेरे मम्मी पापा ने। और इस पर जो घनश्याम था बोलता है कि मैडम ये सारे सामान ले जा चुकी है, अपना बेड बिस्तरा सब ले जा चुकी है, बर्तन एक चद्दर तक इसने नहीं छोड़ा और गहने वगैरह सब ले जा चुकी है। अब मैं इसको कौन से पैसे दूं, कौन से इसके घर से जो ये लाई थी, उल्टा ये दहेज का मुकदमा दर्ज करवाती है, मेरा पैर तोड़ दिया तो अपने हाथ के टूटने का इसने इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर, तो इस तरीके से मुझे परेशान करती है, मुझे इससे जो है न्याय दिलवाइन जो है। उन्होंने कहा ठीक है। अब सारा कुछ सुनने के बाद जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है इनको या तो रुपए लाख रब दीजिए क्योंकि इनकी नौकरी है नहीं, आगे इनको जीवन गुजारना है, और या फिर आप इनको ले जाए अपने घर पर इज्जत से रखिए, यही जो है यही फैसला है मेरा। अब दोस्तों उसके बाद जो है वह तो पूजा तो खुश हो जाती है, ऊपर से कहती है मुझे 10 नहीं 20 लाख रच चाहिए। और जो घनश्याम था वो कहता है मैडम मैं कहाँ से पैसे दूं, और इतने भी पैसे नहीं बचते, मैंने अभी अभी घर बनवा लिया, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मैं 2-4 लाख भी नहीं दे सकता, 10 लाख कहाँ से दूं। उन्होंने कहा तो फिर दूसरा ऑप्शन है, आप इसको अपने घर ले जाए। तो कहता है कि मैडम ठीक है, मुझे 15 दिन का आप समय दीजिए। अब दोस्तों वो 15 दिन का समय मांग लेता है, लेकिन जो पूजा थी वो कहती है कि मुझे अभी ये 10 लाख देगा तो ठीक है, वरना मैं 15 दिन बाद इससे 20 लाख रप लूंगी। अब इतना सुनने के बाद जो पूजा के वकील थे उन्होंने कहा मैडम 10-20 लाख से क्या होगा, यह इतना पैसा कमाते हैं, कम से कम इसको रुपए लाख चाहिए मुआवजा के तौर पर। अब दोस्तों जो है जो जज साहिबा थी, जो मैडम थी, उन्होंने कहा कि आपकी मुवक्किल जो है वह खुलेआम धमकी दे रही है, उस पर आप कुछ नहीं बोले, और जब वह 20 लाख मांग रही है तो आप उसमें 50 लाख लगा दे रहे हैं। तभी जो है घनश्याम का जो वकील थे वह बोलते हैं कि मैडम कायदे से तो इस रिश्ते को बिना लेन देन के खत्म कर देना चाहिए, और इस औरत से मेरे जो मुवक्किल हैं इनको छुटकारा दिलवा, इनकी जो है जिंदगी का सवाल है। लेकिन आपने इतना मुआवजा लगा ही दिया है तो आपने सोच समझकर ही लगाया होगा, आपके फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन 15 दिन का आप वक्त दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। मैडम ने कहा ठीक है, 15 दिन के बाद आप लोग आइएगा। अब दोस्तों उसके बाद इनका जो है अंतिम केस था, तो शाम हो गई थी, कोर्ट जो है उसके बाद बंद हो जाता है और सब लोग अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। जब रास्ते में मजिस्ट्रेट साहिबा जो थी वह अपने आवाज पर जा रही थी, वह देखती हैं कि जो घनश्याम था उसको 2-3 लोग घेरे हुए हैं, और पूजा जो है उसको धमकी दे रही है कि तुझे 50 लाख देकर भी तुझको नहीं छोड़ूंगी, तुझे बर्बाद कर दूंगी, यह कर दूंगी, वो कर दूंगी। तभी जो है मैडम अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहती है, उसके बाद शीशा डाउन करके उन सब की बातें सुनती है, और उसके बाद वो एक बार बोलती है कि क्या हो रहा है ये सब। अब वह जो है पहचान जाती है कि जज मैडम है, और उसके बाद जो है सारे लोग वहां से उसको छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों 15 दिन बाद फिर उनको आना था, लेकिन अगले संडे को एक हॉस्पिटल में जो है वह घनश्याम अपनी मां का इलाज करवाने के लिए गया हुआ था, और वहीं पर जो मजिस्ट्रेट मैडम थी वह भी अपना इलाज करवाने के लिए गई हुई थी। उन्होंने जो है जब घनश्याम को देखा तो उन्होंने बोला अपनी जो सहायिका थी, जो उनकी केयर टेकर थी, उससे उसको बुलवाएं। उनका जो ड्राइवर था वह गाड़ी लेकर बाहर ही खड़ा था हॉस्पिटल के, तो उसको बुलवाएं। एक प्राइवेट वार्ड में थी, तो घनश्याम वहां पर आता है तो मैडम को देखकर चौंक जाता है, बोलता है मैडम क्या हुआ आपको। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस यही पेट में दर्द हो रहा था, कुछ ज्यादा बढ़ गया तो हॉस्पिटल चली आई और ग्लूकोज वगैरह चढ़ा है, अभी आराम है। लेकिन आप किसको लेकर आए हैं। तो घनश्याम ने कहा मैं अपनी माँ को लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि आपके माँ का क्या हाल है। तो घनश्याम ने बोला कि ठीक है, अभी पापा के साथ बैठी हुई है। तो घनश्याम ने सोचा कि चलो अकेले हैं मैडम, इनसे कुछ केस के सिलसिले में बात कर लेता हूं। उसने कहा कि मैडम जो पूजा है उसकी वजह से मेरा सारा सामाजिक स्तर है वह एकदम गर्त में चला गया है, मैं कहीं यह समझिए मुंह दिखाने लायक
नहीं हूँ, उसकी वजह से बहुत बदनामी हुई है और वाकई में उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैंने जो भी कुछ कहा है वो सारी बातें सही है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं यहाँ पर आपके केस के सिलसिले में बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है और गलत रिश्ते जुड़ जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कई साल मैंने वकालत की, उसके बाद मैं 3-4 सालों से फैसले सुना रही हूँ। मैंने बहुत ऐसा देखा है कि कहीं पत्नी जो है पति के द्वारा सताई जाती है, कहीं पति जो है वह पत्नियों के द्वारा सताए जाते हैं। तो इस तरीके की कहानी चलती रहती है समाज में। लेकिन ठीक है, आप जो है, मैंने फैसला सुना दिया है, या तो आप उनको पैसे दे दीजिए या फिर उनको घर ले जाए और घर ले जाए। आप मास्टर हैं, समझदार हैं और आप ही कुछ संतोष करिए, थोड़ा रिश्ते को बनाने की कोशिश करिए। तो घनश्याम बोलता है कि मैडम, मैं 2 साल मेरे साथ रही, मैं बसों बार इसके सामने झुका, कोई बात नहीं मानती है और मैं क्या ही बताऊं, वहां पर तो मैं कुछ बता नहीं पाया क्या कि यह मेरे साथ करती है और मैंने इससे कोई कमी नहीं रखी। मेरे माता पिता परेशान है कि मेरा रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, मेरे बच्चे कब होंगे। मेरी 35-36 साल की उम्र हो गई है और अब मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है और मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसको दे दूं। फिलहाल मैं इंतजाम में लगा हुआ हूं, क्योंकि मैं उसको ले जाकर भी और फिर भी वो वैसे करेगी जैसा वो करती थी। अब आप ही बताइए कि मैं उसको ले जाऊं या फिर पैसे देकर उससे छुटकारा पाऊं। तो मैडम ने कहा कि मैं ये तुम्हें एडवाइस नहीं दे सकती, लेकिन फिलहाल दोनों में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, या तो आप पैसे दीजिए या फिर उनको ले जाए अपने घर पर इज्जत से रखिए। तो दोस्तों, जो घनश्याम था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है, मैडम मैं वाकई मैं बहुत परेशान हूं, मैं उसको पैसे दे दूंगा, उससे छुटकारा ले लूंगा। कहती है, कोई बात नहीं, उससे भी अच्छी लड़की तुम्हें मिल सकती है। फिर घनश्याम कहता है कि मैडम अभी भी वो मुझे धमकी दिलवा है कि यह करेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, अपना नंबर दे दीजिए, ऐसी कोई भी धमकी आती है तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। दोस्तों, उसके बाद वो नंबर लेते हैं एक दूसरे का और उसके बाद जो मैडम थी उन्होंने कहा, ठीक है, आप जाए अपनी माँ को देखिए। दोस्तों, उसके बाद वहां से चला जाता है। 15 दिन के बाद फिर वह दोनों कोर्ट के सामने पेश होते हैं और एक ही मिनट में फैसला हो जाता है, क्योंकि रुपए लाख का चेक जो था वह पूजा को थमा देता है घनश्याम और उसके बाद इनकी सुनवाई खत्म हो जाती है और उन्हीं मजिस्ट्रेट के सामने ये रिश्ता खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, 1 महीने बीतते हैं। फिर एक दिन जो मैडम थी वह जो है घनश्याम को कॉल करती है, कहती है, क्या हाल है मास्टर साहब, अब तो कोई धमकी वगैरह नहीं आ रही है। अब जैसे ही वह देखता है मैडम का फोन, वह हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि मैडम, मैंने उसको जैसे ही पैसे दिया उसने शादी कर ली किसी से, अब क्या धमकी देगी। तो मैडम ने कहा, ठीक है, अब तुम भी अपनी कहीं शादी कर लो, क्या करोगे, रिलेशन में ऐसा होता रहता है और हर कोई भुग भोगी है। इन सब चीजों का कहीं ना कहीं कोई नहीं बचा है। फिर टीचर ने कहा, मैडम आप लोग तो बचे होंगे इन सब चीजों से। उन्होंने कहा कि अब क्या बताऊं, कोई नहीं बचा है, मैं भी नहीं बची हूँ। फिर वह अपनी कहानी कहने लगती है कि जब मैं कॉलेज में थी, पढ़ रही थी, तो एक लड़का डॉक्टर बनकर मुझसे मिला, हम दोनों की बातचीत होने लगी, घूमने फिरने लगे। फिर वो मेरे ऊपर रिलेशन बनाने का दबाव बनाने लगा, लेकिन जब मैंने उसके बारे में पता किया तो पता चला कि नंबर 1 का ठग है। फिर मैंने उससे पीछा छुड़ाया तो वह मेरा जो है कॉल रिकॉर्डिंग जो है वायरल करने की धमकी देने लगा। फिर मैंने कानून का सहारा लिया और बहुत मशक्कत के बाद मैंने उससे पीछा छुड़ाया। तो यह समझिए कि कोई नहीं बचा है। लेकिन अब आप जो है शादी कर लीजिए, और आप इतने अच्छे हैं, किसी अच्छी लड़की से आप शादी कर लीजिए। फिर जो है घनश्याम कहता है, ठीक है मैडम, लेकिन किससे करूं, समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक तो कोई ऐसा मैंने सोचा नहीं, देखा नहीं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आपके पास जो है आज जो है किसी लड़की का फोन आएगा और आप उससे बात कर लीजिएगा। अब दोस्तों, वो चौंक जाता है, बोलता है, कौन सी लड़की मैडम। वो बोलती है, बस आप बात कर लीजिएगा, किसी का फोन आएगा। अब दोस्तों, उसके बाद वह फोन काट देती है, लेकिन मास्टर साहब जो थे वो फोन का इंतजार करने लगते हैं बेसब्र से कि किसी लड़की का फोन आए, लड़की का फोन आएगा। दोस्तों, रात को 10 बज जाते हैं, लेकिन किसी का फोन नहीं
आया एक दो फोन और लोगों का आया, लेकिन जैसे ही आता था इनका दिल धड़क जाता था, लेकिन वो कोई उनके परिचित होते थे। रात को 10 बज गए तो मैडम ने उनको फोन किया कि मास्टर साहब क्या हाल है, किसी का फोन आया आपके पास? किसी लड़की उड़की का? तो घनश्याम ने बोला कि नहीं मैडम, आया तो नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा था। तो मैडम ने कहा कोई बात नहीं, क्या पता, आप जो है इंतजार करिए अब दोस्तों। फिर जो है अगला दिन आ गया। मैडम ने फिर फोन किया कि मास्टर साहब किसी का फोन आया था कल आपके पास, किसी लड़की का? तो उसने बोला नहीं मैडम, नहीं आया था। उन्होंने कहा याद करिए, आया होगा। तो वह याद करता है, फिर कहता है मैडम नहीं आया था, बस आपका ही 2 बार कॉल आया था और किसी लड़की का तो नहीं आया था। तो इस पर मैडम ने कहा तो क्या मैं लड़की नहीं हूं मास्टर साहब? अब दोस्तों इतना सुनने के बाद जो है वह घनश्याम रोने लगता है और कहता है मैडम आप अपने बारे में बात कर रही हैं? मैडम ने कहा हाँ, मैं अपने ही बारे में बात कर रही हूं, क्या मैं अच्छी नहीं हूं? मास्टर ने कहा कि मैडम आपके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन आप मजिस्ट्रेट हो और मैं एक मास्टर हूं। उन्होंने कहा क्या हुआ, आप भी तो गुरुजी हैं, आपसे ही पढ़कर लोग ये सब बनते हैं। अब दोस्तों उसके बाद जो है मास्टर साहब के पास कोई शब्द नहीं था, लेकिन फिलहाल दोनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं और फिर अपनी बातचीत करते हैं, दोनों में प्यार होता है और फिर आगे चलकर दोस्तों ये लोग शादी करते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।